कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। जैसा कि पता है आपको कि 11th जेपीएससी के मुख्य परीक्षा संपन्न हो चुके हैं। अब उसके रिजल्ट आने वाले हैं और उसके बाद सिर्फ इंटरव्यू बचे हुए हैं। अब अगली बारी है 14th जेपीएससी मेंस की। इसके क्लासेस भी शुरू हो चुके हैं रेनेशा आईएएस में, मुख्य परीक्षा के और प्रारंभिक परीक्षा के दोनों के, क्योंकि जो मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा का नेचर है, इसके क्लास को समाप्त कराने में और करने दोनों में अच्छा खासा समय लग जाता है। यहाँ पर भी मैंने 9-10 महीने का टारगेट रखा है जिसमें आपका क्लास समाप्त हो जाए और आप आगामी परीक्षा के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकें। 14th जेपीएससी कितने सीट्स आएंगे, कब वैकेंसी आएंगे, अभी कुछ नहीं पता है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि आएंगे ज़रूर। और उस समय तक अगर आप तैयार रहते हैं तो आप दावेदार होंगे 14th जेपीएससी के फाइनल लिस्ट में अपना नाम देखने को। इसलिए इंतज़ार नहीं करना है यहाँ पर, है ना। और 14th जेपीएससी कितने सीट्स आएंगे वो मैटर नहीं करता है, आपको ओनली 1 सीट चाहिए जो आपको अपनी मेहनत से मिलेगा। तो 14th जेपीएससी के संदर्भ में समय समय पर मैं वीडियो देता रहूँगा। जिनको डायरेक्ट क्लासेस चाहिए, क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर क्लास शुरू हो चुके हैं चारों जीएस पेपर के, मेंस के और पीटी के दोनों जीएस पेपर के। अभी क्लास थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत फास्ट हो जाएंगे। खास करके जो इंटरव्यू प्रोग्राम 11th का चल रहा है उसके बाद बहुत फास्ट हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी वहाँ पर शुरू हो चुका है और आंसर राइटिंग भी अपनी अभी से शुरू कर देना है और उसमें बेहतर मार्क्स लाने का प्रयास करना है ना। 14th जेपीएससी मेंस पर आज कुछ हम लोग चर्चा करेंगे। मुख्य परीक्षा में देखा जाए तो कुल 6 पेपर होते हैं, जिसमें पहला पेपर हिंदी और इंग्लिश होता है ना। फर्स्ट पेपर जो आपका होता है हिंदी एंड इंग्लिश, ये आपका क्वालिफाइंग होता है। 30% मार्क्स आपको मिनिमम लाना है ना। हालांकि अगर इसमें आप 30% नहीं लाते हैं तो बाकी कॉपी में जितना भी मार्क्स ले आएँ सब बेकार है। यहाँ पर जो आपकी समस्या आती है, यहाँ पर 50+50 है मार्क्स। यानी कि अगर आपका इंग्लिश पर ठीक ठाक कंट्रोल है और हिंदी पे कंट्रोल नहीं है तो भी आपको थोड़ा हिंदी पर ध्यान देना होगा, क्योंकि 50 में 30 लाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। और अगर आपकी हिंदी ठीक ठाक है और इंग्लिश गड़बड़ है तो इंग्लिश के ग्रामर पर कम से कम आपको ध्यान देना है, क्योंकि 50 में 30 लाना इतना आसान नहीं होगा 60%। इसलिए पेपर 1 का जो नेचर जेपीएससी ने निर्धारित किया है उसके अनुसार आपको दोनों पेपर को ठीक ठाक नियंत्रण रखना होगा। एक पेपर पर कंप्लीट नियंत्रण और दूसरा पेपर के कम से कम ग्रामर सेक्शन पर नियंत्रण जरूर कर लेंगे तो यहाँ आप सुरक्षित रहेंगे। पेपर 2 जो आपका होता है वो लैंग्वेज पेपर होता है। लैंग्वेज पेपर जो आपका होता है यह बहुत ही आपका, अगर देखा जाए तो फाइनल रिजल्ट में रैंक बनाने में, फाइनल रिजल्ट के लिस्ट में लाने में लैंग्वेज पेपर का बहुत बड़ा योगदान होता है ना। यहाँ पर अभी से आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 जीएस पेपर आप पढ़ते रह जाएं, इसको भूल जाएं। और रणनीति के साथ आपको यहाँ पर सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लैंग्वेज पेपर में ऐसा पेपर सिलेक्ट कीजिए जिससे रिजल्ट ठीक ठाक पिछले वर्षों में आए हैं। जहाँ तक हमारी सलाह की बात है तो निश्चित रूप से आपको अगर किसी भी भाषा की जानकारी झारखंड की नहीं है, हिंदी केवल आप जानते हैं तो भी हिंदी मत लीजिए। आपको खोटा लेना चाहिए, अनकपुरिया लेना चाहिए, पंचपरगनिया लेना चाहिए। और अगर किसी जनजातीय भाषा की आपको जानकारी है तो आप आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं। कुड़ुक में अच्छे मार्क्स आते हैं, संथाली में अच्छे आते हैं, खोटा में, नागपुरिया में कुछ स्टूडेंट्स की शिकायत 7वें जेपीएससी में रही है, लेकिन फिर भी आप ले सकते हैं। सिलेक्शन वहाँ से ठीक ठाक हुआ है। हिंदी इंग्लिश में भी हुआ है सिलेक्शन, लेकिन थोड़ा सा कम हो जाता है वहाँ पर सिलेक्शन। इसलिए लैंग्वेज पेपर में सिलेक्शन से ही आपकी रणनीति शुरू हो जाती है। सही सिलेक्शन कीजिए,
खोटा जिनका कंट्रोल हो सकता है खोटा रख लीजिए या नागपुरिया रख लीजिए। जिनको जनजातीय भाषाओं की नॉलेज है, जनजातीय भाषाओं के पक्ष में आप आराम से चले जाइए, विदाउट टेंशन चले जाइए। अब आता है जीएस पेपर। ये आपके 150 मार्क्स के होते हैं। यहाँ अगर आप बुद्धिमानी से लैंग्वेज पेपर का सिलेक्शन करते हैं तो 100+ मार्क्स आप आराम से ला सकते हैं। ओके, अगला जो है पेपर 3, सबसे आपका चुनौतीपूर्ण है पूरे जेपीएससी के सिविल सेवा में। पेपर 3 ये 200 मार्क्स के पेपर 3, 4, 5 और 6 तीनों 200, चारों 200 मार्क्स यानी कि 800 मार्क्स के होंगे। ये आपका मेरिट लिस्ट काउंट में नहीं आपका जाएगा। ये जो 200 मार्क्स है इसमें 100 मार्क्स हिस्ट्री का होता है और 100 मार्क्स ज्योग्राफी का होता है। ओके, और इसमें टोटल हिस्ट्री में 4 सेक्शन हैं और ज्योग्राफी में भी 4 सेक्शन है। हिस्ट्री का जो 4 सेक्शन है, इंडियन हिस्ट्री के तीनों सेक्शन हो गए। प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास। तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। और चौथा जो है वो झारखंड का इतिहास है। झारखंड के इतिहास के प्रमुख पहलुओं को समाहित किया गया है। झारखंड का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान है उनको समाहित किया गया है इसके 4 सेक्शन में, और इसके भी 4 सेक्शन हैं। ओके, दोनों के 4-4 सेक्शन हो गए, कुल आपके हो गए 8 सेक्शन। 8 सेक्शन से प्रश्न कितने रहेंगे आपके एग्जाम में? 20 तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, है ना। यहाँ पर रेनेसा आईएएस में एमसीक्यू को भी अच्छी तरीके से करवाया जा रहा है ताकि आपको एमसीक्यू में कहीं से कोई समस्या ना हो। अब ये जो आपका 8 सेक्शन है, 8 सेक्शन से सभी से एक क्वेश्चन रहेगा प्लस 20 ऑब्जेक्टिव, जो 40 मार्क्स का होगा वो तो अनिवार्य है। इसके अलावा जो 8 क्वेश्चन रहेंगे उसमें बनाना आपको है 4। क्लियर? 4 है और 8 सेक्शन, सारा 8 सेक्शन आप फिनिश नहीं कर सकते हैं क्योंकि ज्योग्राफी में आपको फिजिकल ज्योग्राफी 4 सेक्शन में एक फिजिकल ज्योग्राफी है और बाकी 2 सेक्शन है इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, और चौथा सेक्शन जो ग्रुप सेक्शन डी है वो है झारखंड का भूगोल। अगर आप ये सोचते हैं कि 8 सेक्शन हम करके अच्छी तरीके से चल जाते हैं तो एक गलत रणनीति होगा और ये संभव भी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर आप पर पड़ जाएगा। संभव तो असंभव कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी रणनीतिक दृष्टिकोण से कहीं से उचित नहीं है। इसलिए हमारी ओर से ही सलाह रहेगी इसमें से 4 सेक्शन आपको अच्छी तरीके से करना है 8 सेक्शन में। पहला सलाह। दूसरा सलाह, अगर पिछला साल आया भी हुआ है क्वेश्चन तो भी उन 4 सेक्शन के एक एक टॉपिक को करना है, कुछ नहीं छोड़ना है। अब बाकी 4 सेक्शन जो बच गए उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, तो उसमें हमारी जो रणनीति रहती है, जो हमसे जुड़े हुए पेड मेंबर्स होते हैं उनको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स वहाँ पर करवा दिया जाता है ताकि वे पूरी तरीके से एग्ज़ाम हॉल में सुरक्षित महसूस करें और कहीं से कोई दिक्कत उन्हें ना हो। क्लियर? यानी कि प्राइमरी तौर पर जो मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी के संदर्भ में बता रहा हूँ, यहाँ 8 सेक्शन में आपको 4 सेक्शन 100% करना है, बाकी 4 सेक्शन में सिलेक्टेड करना है। कौन कौन सा सेक्शन करना है, यहाँ पर मेरे हिसाब से जो करवाया जाता है मेंबर्स, पेड मेंबर्स उसको करते हैं। आप लोग अपने हिसाब से भी चयन कर सकते हैं जहाँ पर अपने आप को बेहतर आप पाते हैं। इसके बारे में डिटेल चर्चा फिर बाद में करेंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में। पेपर 4 पॉलिटी एंड पीए पबेट, है ना। ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सेक्शन लगता है ना कैंडिडेट्स को, क्योंकि छठा जेपीएससी में जहाँ दोनों से 2-2 बनाने को अनिवार्य किया गया था, 4-4 दे दिया गया था, उसमें 2-2 बनाना था। लेकिन 7वां जेपीएससी और 11वां जेपीएससी और बैकलॉग में देखा गया है जो 3 एग्ज़ाम्स हुए हैं, मिक्स 20 ऑब्जेक्टिव के अलावा जो आपका 8 क्वेश्चन होता है पूरी तरीके से मिक्स करके दे दिया जाता है। उस 8 में से जो आपको चयन करना है 4 चयन करके उत्तर दे दीजिए। इसका कई कैंडिडेट ये अर्थ लगा लेते हैं कि सिर्फ पॉलिटी पढ़ के चले जाना है और 4 दे देना
है ना। लेकिन हमारे विचार से यह आपके लिए गलत रणनीति होगी, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि पहला बात, आपके 20 ऑब्जेक्टिव भी आने वाले हैं, एमसीक्यू भी आने वाले हैं। अगर पीए का नॉलेज नहीं रहेगा तो एमसीक्यू कैसे बनाइएगा, या पॉलिटी का नॉलेज नहीं रहेगा तो एमसीक्यू कैसे बनाइएगा। इसलिए ये रणनीति तो एकदम नहीं अपनाना है कि पूरी की पूरी तरीके से किसी एक सेक्शन को, पॉलिटी या पबेड को आप छोड़ देते हैं। ये पूरी तरीके से गलत रणनीति होगा और एग्जाम में आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो यहाँ रणनीति क्या होनी चाहिए? तो रणनीति जो आपके यहाँ पर होनी चाहिए मेरे विचार से, एक पेपर को पूरी तरीके से 100% फिनिश कीजिए या 80-90% फिनिश कीजिए। क्लियर? क्योंकि 4 में 2 रहता है तो इतिहास और ज्योग्राफी जैसा हेडेक वाला सिचुएशन यहाँ पर नहीं रहता है। 4 में 2 निकल जाता है। क्लियर? या 8 में 4 है अब तो। क्लियर? अब 8 में 4 है तो थोड़ा और इजी होता है। तो एक पेपर, चाहे पीए हो या पॉलिटी हो, जहाँ आप सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, बेहतर महसूस करते हैं, उसको 100% कर लीजिए। और जो दूसरा पेपर है उसमें 50% तक कर सकते हैं। पहला 80-90% भी कीजिए, दूसरा 50-60% कर लीजिए, छोड़ना नहीं है ना। आराम से हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको ज़्यादा समस्या आती है, बुक्स में उलझे हुए रहते हैं, सफलता नहीं मिल रही है, रेनिस IAS को आराम से ज्वाइन कीजिए। वहाँ बुक आपको पढ़ने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए निश्चिंत रहिए, है ना। तो पेपर 4 में दोनों को पढ़ना है, एक 80-90%, दूसरा 50% के आसपास। आप आराम से सुरक्षित रहेंगे। क्लियर? कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उत्तर लेखन के बारे में बाद में बात हम लोग करेंगे। पेपर 5 इकोनॉमिक्स, ग्लोबलाइजेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यही है आपका पेपर 5। ये भी बहुत चुनौतीपूर्ण है क्योंकि एक विशाल सिलेबस है इकोनॉमिक्स का, है ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो सिलेक्शन है ही नहीं, हर सेक्शन से ओनली पूरा मेडाइवल पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन आएगा। क्लियर? यहाँ टारगेट टॉपिक्स मैं दे देता हूँ, लेकिन फिर भी डर लगा रहता है सभी को कि एक ही क्वेश्चन आने वाला है, क्या दे देगा क्वेश्चन सेटर, कोई गारंटी नहीं है ना। अब यहाँ पर पेपर 5 में इकोनॉमिक्स जो है आपका, ये 4 सेक्शन में बटा हुआ है। इन्हीं 4 सेक्शन से आपके 20 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, प्लस 8 आपके टोटल आएंगे सब्जेक्टिव। 8 में 4 क्वेश्चन आपको बनाना है। हर सेक्शन से 2-2 आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और शॉर्ट भी पूछे जा सकते हैं, गारंटी कुछ नहीं है ना। 2 लॉन्ग की जगह 4 शॉर्ट भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन अभी तक लॉन्ग पूछे गए हैं इकोनॉमिक्स में। उनमें से आपको कोई एक बनाना है, हर ग्रुप में 2 रहेगा, कोई एक बनाना है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से आप पूरे इकोनॉमिक्स के हर सेक्शन का अगर 60-70% कर लेते हैं तो आप सुरक्षित रहेंगे। थोड़ा सा अनुभवी व्यक्तियों से गाइडेंस ले लीजिएगा इकोनॉमिक्स में, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि कौन कौन से टॉपिक पर विशेष ध्यान रखना है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप रेनिस IAS में भी जुड़ सकते हैं इसके लिए। और जो आपका चारों सेक्शन है, चारों का नेचर अलग अलग है, लेकिन एक क्रोनो में आपका सेट किया हुआ है सिलेबस। और अगर इकोनॉमिक्स के सिलेबस को आप बेहतर तरीके से फिनिश कर लेते हैं तो बहुत ही इजी है, अगर रणनीति से आप फिनिश करते हैं। अन्यथा ये बहुत ही टफ पेपर है, उलझ करके रह जाएंगे, है ना। इसकी तैयारी में बहुत सावधानी रखनी है। यहाँ करेंट डाटा भी आपको ठीक ठाक कंट्रोल में रहना चाहिए, अन्यथा मार्क्स की समस्या आ सकती है। क्लियर? राइटिंग पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल इस पेपर पर जो 200 मार्क्स का है, यही रणनीति रखना है। हर सेक्शन से 60 से 70% आपको कंट्रोल में रहना चाहिए। 2 में 1 आप फिर बना लेंगे। साइंस जो है पेपर 6, साइंस टेक्नोलॉजी, है ना। इसमें फिजिक्स भी है, बायोलॉजी भी है, झारखंड का कृषि सेक्शन भी है। ओके, उसके अलावा साइंस टेक्नोलॉजी सेक्शन है, पर्यावरण सेक्शन है। तो यहाँ 4 सेक्शन नहीं है, यहाँ पर टोटल 5 सेक्शन है। ओके, एकमात्र ऐसा आपका है सब्जेक्ट GS पेपर जिसमें 5 सेक्शन है, बाकी सारे में आपने देखा था 4-4 सेक्शन है। तो यहाँ 5 सेक्शन जो हैं, पाँचों सेक्शन से 2-2 प्रश्न रहेंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन रहेंगे और एक प्रश्न आपको बनाना पड़ेगा। अब
यहाँ पर भी आपका वही रूल चलेगा जो इकोनॉमिक्स में चलेगा, है ना। यानी कि यहाँ पर भी 60-70% अगर हर सेक्शन से आप कर लेते हैं, आप एग्ज़ाम हॉल के लिए सुरक्षित हैं, कोई टेंशन फिर नहीं लेना है ना। यानी कि यहाँ पर जो सारा 5 सेक्शन है, अगर आप साइंस वाले हैं तो कुछ मदद मिलेगा, आर्ट्स वाले हैं तो आपको थोड़ा सा विशेष मेहनत करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर अच्छी तरीके से करवा दिया जाएगा, चिंता मत कीजिए। आप आर्ट्स के हैं, साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, अच्छी तरीके से समझा दिया जाएगा। बस डेडिकेशन के साथ आपको तैयारी करते रहना है और कोई टेंशन नहीं लेना है। तो ये 5 सेक्शन जो है और प्लस 20 ऑब्जेक्टिव तो रहेगा ही, तो इसका सारे का जो 40 मार्क्स था, यहाँ पे 32 मार्क्स ईच रहेगा सारे क्वेश्चन के लिए, क्योंकि 5 क्वेश्चन हो गया है तो 160/5 32 होगा। प्लस एक और अंतर है साइंस में, इधर शब्द सीमा के संदर्भ में कोई बात नहीं की गई है तीनों पेपर में। इसमें बताया गया है कि आपको 500 से 600 वर्ड्स के बीच में ही लिखना है, उसका आप पालन करेंगे। ओके। CDPO का जो मुख्य परीक्षा हुआ है उसमें एक नया परिवर्तन JPSC के द्वारा मुख्य परीक्षा में किया गया है, उसको भी ध्यान में आपको दिलाना चाहूँगा। यानी कि वहाँ पर क्वेश्चन जो है प्रिंट आ रहे हैं कॉपी में, और हर 5 नंबर के लिए एक पेज आपको दिया जा रहा है। क्लियर, रूल ही पेज है पहला। दूसरा, जैसा कि आपको पता है कि रेनेसा IAS में दोनों ओर मार्जिन लेकर के हमेशा प्रैक्टिस कराया गया है ताकि अपन अनुशासित रूप में लिख सकें। वहाँ पर भी इस बार दोनों ओर मार्जिन दिया गया है। अब आपको दोनों ओर मार्जिन दे करके लिखना है और आपके लिए जगह फिक्स रहेंगे, इसलिए तैयारी और आंसर राइटिंग और ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको हो जाता है मुख्य परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए। तो ये जो 5 क्वेश्चन होंगे 60 से 70% आप पढ़ेंगे, 500 से 600 शब्द का सीमा का पालन जरूर करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि समय प्रबंधन किन किन सब्जेक्ट्स में दिक्कत आती है और क्या 14th JPSC में इस बार प्रश्नों का जो नेचर देखा गया है 11th JPSC के मुख्य परीक्षा का और बैकलॉग का, क्या प्रश्नों के नेचर में कुछ चेंजेस आने की संभावना है। 14th JPSC के संदर्भ में इस पर हल्की सी चर्चा मैं करना चाहूँगा। यहाँ पर जहाँ तक आपका समय प्रबंधन का बात है तो 2 सब्जेक्ट में कैंडिडेट्स को समय प्रबंधन संबंधित समस्या देखी गई है। एक साहित्य पेपर, लैंग्वेज पेपर, और दूसरा जो है साइंस पेपर। यहाँ पर समय प्रबंधन की थोड़ी सी समस्या आती है, इसलिए आप लोग सावधान रहेंगे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के दौरान, है ना, क्योंकि शब्द सीमा का इसमें उल्लंघन करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, लास्ट क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। बाकी पेपर्स में भी निश्चिंत नहीं हो जाना है कि 4 ही क्वेश्चन लिखना है, कोई बहुत आराम से वहाँ नहीं लिखना है। आपको टारगेट रखना होगा कि जितना पेज अब दिया जाएगा JPSC के दोबारा उतना पेज में ही लिखना है पहला, है ना, और 700 से 750 वर्ड से अधिक नहीं लिखना है। इस स्थिति में भी उसी रेंज में वहाँ पर प्रैक्टिस कराया जाता है रेनेसा IAS में। ये पहला हुआ कि टाइम मैनेजमेंट ऐसे तो हर जगह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है सारे पेपर्स में, लेकिन समस्या आएगी आपको साहित्य पेपर में और साइंस पेपर में। यहाँ आपको सावधानी शुरू से रखना है कि समय प्रबंधन इत्यादि की समस्या ना हो। वर्तनी अपना ठीक ठाक रखिए, प्रेजेंटेशन ठीक ठाक रखिए, और नोट्स जो दिया जा रहा है उसको उतारिए, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा, राइटिंग सुधार हो जाएगा। राइटिंग गड़बड़ है तो वर्णमाला भी लिखिए, कहीं से कोई शर्म की बात नहीं है। आपको पास करना है तो हर चीज़ करना होगा, है ना, ध्यान देना होगा। जो जो अपनी कमियां हैं उसको दूर करने के लिए आपको ध्यान देना होगा। अब आते हैं लास्ट जो मुद्दा है, ट्रेंड्स, है ना। क्या ट्रेंड्स में चेंजिंग की संभावना है 14वां JPSC के प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा में? मुझे प्रतीत होता है कि ट्रेंड्स निश्चित रूप से इस बार चेंज होंगे और थोड़ा सा अप्लाइड किस्म के होंगे, और आपके विचार ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएंगे। क्लास के दौरान इसी चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि आपके थॉट्स, आपके माध्यम, आपके जो अंदर हैं वो पूरी तरीके से डेवलप हो सकें, उसका तो विशेष ध्यान रखा ही जाता है। प्रैक्टिस के दौरान भी विशेष रूप से अब ध्यान रखा जाएगा कि आगामी एग्ज़ाम्स में जो ट्रेंड्स वगैरह चेंज होंगे उस ट्रेंड्स के अनुरूप आपकी तैयारी हो सके।
आप लोग निश्चिंत रहें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, अपने कंसेप्ट को डेवलप करें, है ना। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करना था। 14th JPSC के सिलेबस पर मैंने आज चर्चा किया। इंग्लिश नोट्स देने का भी प्रयास मैं इस राउंड में कर रहा हूँ 14th JPSC में, कि इंग्लिश नोट्स भी आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि इंग्लिश माध्यम वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनको नोट्स की समस्या झारखंड में दूर हो सके। और इकोनॉमिक्स के जो नोट्स हैं वो फिर से अपडेट होंगे, टेंशन नहीं लेना है। अगले जो भी बजट हैं, आर्थिक समीक्षा जो घोषित हो चुके हैं, इस बार फिर से आप लोगों को टारगेट टॉपिक्स मिलेंगे 14th JPSC के लिए। उस पर विशेष ध्यान देना है जिनके पास समय है, और अभी सभी के पास समय है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन की सूचना नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि अधिक से अधिक टॉपिक को फास्ट कवर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यह कंपटीशन है। यहाँ पर जो सबसे बेस्ट करेंगे उनके लिए अवसर सबसे बेस्ट होगा। हमारी ओर से कोई कमी नहीं रहेगी, आप लोग भी अपनी ओर से कमी नहीं रखें। कोई भी कन्फ्यूजन होता है क्लास के दौरान आप आराम से पूछ सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मन लगा करके तैयारी कीजिए, कहीं से भी नेगेटिव नहीं होना है। समय आप किल करेंगे तो कोई हज़ारों लोग उस दिन आपसे आगे चले जाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। लंबा नहीं पढ़ना है तो ये 9-10 महीने पढ़ करके फिनिश कीजिए, अन्यथा एक बार रिजल्ट रुकने से फिर 1-2 साल का फिर से झंझट हो जाता है ना। इन्हीं मुद्दों पर बात करना था। फिर से अगले क्लास में हम लोग 14th JPSC के प्रस्तुत होंगे।